अब कार्यक्रम के अंत में जो कार्यक्रम की पूरी भूमिका और जिनके मार्गदर्शन में हमने ये सब आज का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, हमारे परिसर के निदेशक प्रोफेसर बनमाली विश्वाल जी, मैं उनको आमंत्रित करूंगा अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। सर, आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। असितगिरिशमं स्यात् गज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखां लेखनीं पत्रमुर्वीं लिखति सति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां ईशपारं न जाति। मेरे इस मंगलाचरण में पर्यावरण के अनेक तत्व समाहित हैं, अतएव हमने इसी मंगलाचरण को चुना है। खैर, नमस्कार, शुभ संध्या। परिसर के आज के इस एक दिवसीय अंतर्जालीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के मुख्य अतिथि महिपाल सिंह नेगी जी, वरिष्ठ पत्रकार एवं विशिष्ट पर्यावरणविद उत्तराखंड। मुख्य वक्ता डॉक्टर गजेंद्र राउत जी, वैज्ञानिक, उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर देहरादून। विशिष्ट वक्ता डॉक्टर शिवदत्त आर्य जी, शिक्षाविद, श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। सरस्वत अतिथि डॉक्टर आलोक सिंह जायरा जी, गवेषक, ICSR पंतनगर उत्तराखंड, तथा अन्य सभी वक्तागण, श्रुति संस्कृति, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेही, जिन लोगों ने अपने अपने मूल्यवान विचारों से इस संगोष्ठी का सफल बनाया। साथ ही आज के इस कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक श्री नवीन डोबरियाल जी, संयुक्त संयोजक डॉक्टर अनिल कुमार जी, तकनीकी संयोजक डॉक्टर श्री ओम शर्मा जी, श्री पंकज कोटियाल जी, मंगलाचरणकर्ता डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद उनियाल जी, स्वागतकर्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बर्तवाल जी, विषय प्रवर्तक डॉक्टर अरविंद सिंह गौड़ जी, और इस कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन करने वाले डॉक्टर अवधेश बिजलवान जी तथा हमारे परिसर के सभी आचार्य, प्राध्यापक, कर्मचारीगण एवं छात्र छात्राएं। साथ ही बाहर से जो भी विद्वान, शोधार्थी, छात्र इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सभी का एक तंत्र में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसी संक्षिप्त स्वागत वचन के साथ हम अपना वक्तव्य कुछ संक्षेप में ही रखेंगे। सबसे पहले मैं आज के सभी सुधी वक्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इतने सुंदर वक्तव्य से हमारा ज्ञानवर्धन किया। बहुत ही अल्प समय में हम लोगों ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की, अतः हमारी त्रुटियों को आप कृपया नजरअंदाज किए हैं और करेंगे भी। आज की संगोष्ठी का विषय सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण चेतना। पर्यावरण चेतना का तात्पर्य पर्यावरण प्रदूषण के प्रति सजगता या सचेतनता से है। पर्यावरण मुख्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक। जिस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण चेतना के प्रसंग में प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता आवश्यक है, उसी प्रकार सांस्कृतिक पर्यावरण चेतना के प्रसंग में सांस्कृतिक पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता परम आवश्यक है। आज के विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रायः सभी लोग प्राकृतिक पर्यावरण चेतना पर बात करते हैं, पर हम लोगों का विश्वविद्यालय संस्कृत से संबद्ध है। कहा भी जाता है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। हम संस्कृत क्षेत्र से जुड़े लोग विशेषकर संस्कृति के प्रति प्रतिबद्ध है, अतः सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व कुछ अधिक है।
प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य पंच महाभौतिक सृष्टि के असंतुलन से है, उसी प्रकार सांस्कृतिक पर्यावरण प्रदूषण का आशय सामाजिक विसंगतियों से। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आधुनिक समाज एवं साहित्य एवं इतिहास भी, उसमें उभयविध पर्यावरण चेतना देखने को मिलती है, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक। आज का युग उत्तर आधुनिक युग के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण चेतना भी उत्तर आधुनिकता का परिचायक है। हमारे वैदिक साहित्य, उपनिषद साहित्य, पौराणिक साहित्य, लौकिक साहित्य में पर्यावरण चेतना को विषय बनाया गया है। आज के आधुनिक साहित्य में जो उत्तर आधुनिकतावाद को महत्व दिया जाता है, उसमें पर्यावरण चेतना पदे पदे निहित है। तो हम अपने वक्तव्य में कुछ उस प्रकार सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण चेतना को रेखांकित करना चाहेंगे। उत्तराधुनिकतावाद 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ हुआ। यह एक सैद्धांतिक आंदोलन है। वस्तुतः यह विशुद्ध साहित्यिक आंदोलन नहीं है। साहित्य के साथ साथ इसमें कला के कई रूपों जैसे दर्शन शास्त्र, कला, वास्तुशास्त्र और आलोचना शास्त्रों को भी प्रभावित किया है और पुरातन सिद्धांतों पर फिर से विचार करने पर जोर दिया है। उत्तर आधुनिकतावाद में आधुनिकतावाद का विकास भी है और विलोम भी। आधुनिकतावाद ने मनुष्य को केंद्र में रखकर अपना विकास किया था, जहां मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं को केंद्र में रखा और इसके लिए नए नए वैज्ञानिक आविष्कार किए। कोई अगर अपने माइक्रोफोन बीच बीच में अनम्यूट कर दे रहा है, उसे मेरा अनुरोध है वो कृपया अपने माइक्रोफोन को म्यूट ही रखें। प्रकृति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की तथा पूंजी का विकास हुआ। भौतिक विकास को ही मनुष्य का वास्तविक विकास माने जाने लगा। परिणामतः प्रकृति के साथ समाज का एक बड़ा अंग भी हाशिए पर चला गया। वस्तुतः उत्तर आधुनिकतावाद का विकास आधुनिकतावाद की इन्हीं प्रवृत्तियों के विरोध में हुआ है। उत्तर आधुनिकतावाद ने उस हाशिए की आवाज को केंद्र में लाने की कोशिश की और विकास की योजना बनाई। फलतः हाशिए की चीजें केंद्र में आने लगी। इस नई विचार शैली में एक निर्धारित दिशा वाले सामाजिक विकास और वस्तुनिष्ठ वाद के विरुद्ध तथा संशयवाद, व्यक्तिपरकता जिसे हम सब्जेक्टिविटी कहते हैं, और व्यंग्योक्ति की ओर रुझान दिखने को मिली। इसके चलते आदिवासी विमर्श, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, पर्यावरण संवेदना आदि कई विमर्श शुरू हुए और इन विमर्शों ने साहित्य, कला, राजनीति, फिल्म आदि कई चीजों को प्रभावित किया। हमने अपनी काव्य तत्व समन्विति में उत्तर आधुनिकतावाद को प्रसंग में कुछ परिभाषा भी की है, लेकिन समय का अभाव है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रसंग में उदाहरण के रूप में स्थालिपुला के न्याय से हम स्त्री विमर्श को ले सकते हैं। वस्तुतः स्त्री विमर्श के रूप में सांस्कृतिक पर्यावरण चेतना रूपायित तो होती है। नारी शोषण एक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण प्रदूषण है। उसके विरोध में आवाज उठाना सांस्कृतिक पर्यावरण चेतना है। वैदिक काल में नारी को समाज में उदात्त स्थान प्राप्त था। गार्गी, लोपामुद्रा जैसी विदुषी ऋषिकाएं प्रमाण है कि उस समय नारी शिक्षा पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं था। किंतु मध्यकाल में अहिल्याबाई, मीराबाई आदि को शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह एक सांस्कृतिक पर्यावरण प्रदूषण है जिस पर आधुनिक युग में कुछ हद तक नियंत्रण पा लिया है। आज के नारी पुरुषों के समान पढ़ी लिखी और सुसंस्कृत है।
जीवन वृत्ति के लिए वो सचेष्ट है और कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है। अतः साहित्य में भी उसी परिवर्तित स्वरूप का चित्रण स्वाभाविक है। आधुनिक साहित्य में नारी का स्थान कहीं भी कम नहीं आंका गया, पर चूंकि नारी की जीवन शैली में प्रभुत्व परिवर्तन आ गया है, अतः साहित्य में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसके प्रभाव से समाज या सामाजिक तथा साहित्य तथा साहित्यकार अछूता नहीं रह सकता है। प्राकृतिक पर्यावरण की बात ना करें तो बात अधूरी मानी जाएगी। संस्कृत वाङ्मय पर्यावरण चेतना से ओतप्रोत है, प्राकृतिक पर्यावरण चेतना से। अनेक विद्वानों ने उस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। पर्यावरण संतुलन से तात्पर्य है जीवों के आसपास के समस्त जैविक एवं अजैविक परिस्थितियों के बीच पूर्ण सामंजस्य। इस सामंजस्य का महत्व वेदों में विस्तार पूर्वक वर्णित है। पर्यावरण का सीधा सरल अर्थ है प्रकृति का आवरण। कहा गया है कि परितः आवरणम पर्यावरणम, प्राणी जगत को चारों ओर से ढकने वाला। वेदों में पर्यावरण से संबंधित अधिकतम रुझाएं यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में भी पर्यावरण से संबंधित अनेक सूक्त उपलब्ध हैं। तत्वदर्शी वैदिक ऋषि प्रकृति को ही देवता मानकर उसकी स्तुति करता रहा। सूर्य, वायु, नदी, पर्वत, वृक्ष, लता, इन सभी की समर्चना की गई। वेदों में जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, वनस्पति, अंतरिक्ष, आकाश आदि के प्रति असीम श्रद्धा प्रकट करने की प्रवृत्ति दिखी गई है। उपनिषदों में भी, विशेषकर गीता में, पर्यावरण चेतना पदे पदे वर्णित है। स्वयं श्री कृष्ण अपने को पर्यावरण तत्वों में श्रेष्ठ घोषित करते हैं। सर्पों में वासुकी हूँ, नागों में अनंत, गायों में कामधेनु, पर्वतों में हिमालय, वृक्षों में अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष। आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनाम अहम कामधु, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सर्पाणाम अस्मि वासुकी, अनंतश्चास्मि नागानां, वरुणश्चास्मि जादसाम, पितॄणाम मर्यमा चास्मि, जमः संजमतामहम्। कोरोना के समय में पीपल वृक्ष का महत्व लोगों को समझ में आया है। जो सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है, और किसी अन्य वक्ता ने भी बताया कि रात में वही एक पेड़ है जो ऑक्सीजन देता है। भगवान कृष्ण ने कहा भी है, वृक्षों में पीपल हूँ, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां, देवर्षिणां च नारदः, गंधर्वाणां चित्ररथः, सिद्धानां कपिलो मुनिः। पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण में वृक्षों के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा गया है, दशकूप समो वापि, दश वापि समो ह्रदः, दश ह्रद समः पुत्रो, दश पुत्र समो द्रुमः। पद्म पुराण के अनुसार पीपल वृक्ष के रोपण, सिंचन, परिक्रमा, नमन, पूजन करने से हर तरह से कल्याण होता है। ब्रह्मांड पुराण में ब्रह्मा जी ने अश्वत्थ व्रत पूजा की महिमा का बखान नारद जी से किया है। वहां कहा गया है कि अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करने से सभी देवता पूजित हो जाते हैं। अश्वत्थ पूजितो यत्र पूजिताः सर्वदेवताः। इसी प्रकार लौकिक संस्कृत साहित्य में अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं, पर समय की मर्यादा है, हम सभी काल के अधीन हैं। कालिदास ने कहा है, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव। यहाँ यद्यपि प्रकृति प्रजा के अर्थ में प्रयुक्त है, तथापि प्रकृति के अर्थ में भी हम लिया जा सकता है। इसी प्रकार अभिज्ञान शाकुंतले की अनेक उक्तियां, जैसे नादत्ते प्रिय मंडनापि भवतः, स्नेहे न जा पल्लवम आदि उक्तियां पर्यावरण चेतना का श्रेष्ठ उदाहरण है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, विशेषकर डॉक्टर नेगी जी और रावत जी ने
उत्तराखंड के पर्यावरण पर बात की है। मैं भी अपने संस्कृत काव्यों में, विशेषकर अपने केदारायणम खंड काव्य में उत्तराखंड के पर्यावरण को चित्रित किया है। कुछ पंक्तियां उसमें से मैं सुना करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। यद्यपि संस्कृत में है, बड़े सरल शब्दों में लिखा गया है, मैं व्याख्या नहीं करूंगा। अब जो बोलना था बोल दिया हूँ। केवल मेरे काव्य में जो कि उत्तराखंड के पर्यावरण की बात यहाँ विशेषकर हुई है, वो मेरे काव्यों में भी किस तरह से उत्तराखंड पर्यावरण चित्रित है, मैं कुछ उदाहरण यहाँ रखना चाहता हूँ। जैसे उत्तराखंड का जलवायु। उत्तराखंड राज्यस्य जलवायुर्मनोरमः नदी पर्वत संयोगात् वैशिष्ट्यमेव तत्र वै। शीत प्रधान राज्यत्वात् ग्रीष्मर्तुः सुखदो मतः वर्षर्तौ दुर्गमः मार्गाः भूस्खलनं स्थले स्थले। किन्तु हरितिमा भाति ग्रामे रण्ये च सर्वथा जलवायु प्रभावाच्च ग्राम दृश्यम मनोरमम्। उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा। हिमाच्छादित रम्याश्च पर्वत श्रेणयस्तुताः सघनोन्नत वृक्षैश्च दृश्यन्ते हरितावृताः। रम्य नदी नदानां च घाटीनां अत्र संस्थितिः झरन्ति निर्झराश्चात्र कलकलन्यादिताः। पर्वतीय नदीनां च तीर्थ निकटवर्तिनाम् उपस्थितौ स्वतो रम्यं क्षेत्रं पर्वतीयं पुनः। श्वेत हिम नदानां च दृश्यं स्फटिक सन्निभं नहरे दृष्टिमात्रेण कस्य सचेतसो मनः। इसी तरह से ग्राम्य क्षेत्र उत्तराखंड का। उत्तराखंड राज्यस्य ग्रामाः मनोरमाः पुनः प्राकृतिकश्च तत्रत्यः परिवेशस्तु सर्वथा। लघु लघु ग्रामाश्चात्र सुशोभन्ते जे चादृशु आत्मीय भाव सौहार्दैः आगंतुकाः चमत्कृताः। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र। तानि सोपान भूतानि रम्य क्षेत्राणि चादृशु। सोपान मतलब सीढ़ी नुमा यहाँ जो कृषि क्षेत्र है, आप सभी जो देवप्रयाग में रहते हैं वो ऐसे क्षेत्रों से परिचित हैं, मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। तानि सोपान भूतानि रम्य क्षेत्राणि चादृशु धान्य गोधूम सस्यैश्च सन्ति मनोहराणि वै। दृश्याणि पर्वतीयानि मनो विनोदकानि वै। सो वैशिष्ट्यवसात्तानि प्रसिद्धानि च भूतले। पर्वतीय गृहाणां च निर्माणेऽपि विशिष्टता तत्र प्रस्तर काष्ठानां दृश्यते मिश्रणं क्वचित्। यहाँ भी एक पर्यावरण देखने को मिलता है ये जो पर्वतीय गृहों में। इसी तरह से जनजाति की चर्चा हो रही थी। हिमालय प्रदेशोऽयं वैशिष्ट्य परिपूरितः अत्र मानव तत्त्वानां वैशिष्ट्यानि च कानिचित्। भौगोलिक प्रमाणं च प्रमाणम् ऐतिहासिकं न्यवसन् पूर्वमेवात्र चादिमाः जनजातयः। नृवंशीयः प्रसारोऽत्र निरन्तरं ह्यजायत खननेषु च सम्प्राप्ता प्रागितिहास सभ्यता। खननेषु च सम्प्राप्ता प्रागितिहास सभ्यता। गुहा चित्राणि नैक्यानि साखीभूतानि कानिचित् न्यवसन्नत्र जक्षाश्च किराताः नागकिन्नराः। न्यवसंस्तु खसाश्चात्र खस जाति है। न्यवसंस्तु खसाश्चात्र कोल कुलिंद तंगणाः बोक्साख्य जनजातिश्च जौनसारी तथैव च। थार्वाख्या जनजातिश्च क्वचित्तु वनरावताः एवं अनेक जातीनां समवायो विशिष्यते। ये जनजाति की बात हुई। इसी तरह से यहाँ के राज्य के जो प्रतीक होते हैं पशु पक्षी इत्यादि, इसके बारे में दो पंक्ति बता करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। राज्यीय पशु रूपेण कस्तूरिका मृगो मतः जश्च नाभिस्त सौरभम अन्विष्यति वने वने। आप ये कहावत जानते होंगे, कस्तूरी का जो है नाभि में है मृग की, वो वन में घूमता रहता है उसको ढूंढने के लिए। राज्यीय पशु रूपेण कस्तूरिका मृगो मतः जश्च नाभिस्त सौरभम अन्विष्यति वने वने। राज्य पक्षी च मोनालः रमणीयोऽस्ति सर्वथा नीलाकृति विशिष्टोऽयं साक्षात् मयूरसन्निभः। बुरांसो राज्य वृक्षोऽस्ति पुष्पं जस्यास्ति पौष्टिकं ग्रीष्मर्तावस्य पुष्पस्य रसपानं च पथ्यकम्।
ब्रह्म कमलमेतस्य राज्यस्य पुष्पमेव हि क्षेत्रे हिमालये चैतत् पुष्पमेवोपलभ्यते। अस्तु, विस्तार से फिर कभी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने संस्कृत भाषा और काव्य पाठ के से हमें पर्यावरण की ओर चेताया और हमारा ज्ञानवर्धन किया, के लिए आपको धन्यवाद।